Hello friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जाना फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो देखो, हम ज्योग्राफी को आप डेस्क्रिप्टिव टाइप से तो पढ़ते हो, बुकों में भी पढ़ते हो, इसके अलावा आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ भी पढ़ते हो, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, जिसमें आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो कल से हो सकता है 100% कोशिश करूँगा मैं कल से चलाने की, अदरवाइज परसों से बिल्कुल 100% है। दोपहर में 1 बजे से लेकर बिल्कुल सब फ्री रहते हैं, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी एक लाइव क्लास चलेगी, जिसमें हम ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। वहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन रखा जाएगा और उससे रिलेटेड जो जो पॉइंट्स बनते हैं वो आपको बताने होंगे, साथ ही साथ फिर मैं भी बताऊँगा। बहुत ही शानदार से क्लास स्टार्ट करेंगे हम, और उसमें आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो देखो, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। इसका है चैप्टर 42वां, जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर 42वां हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर 42 में इतना ही दिखाना था, चैप्टर 42 शामिल देता हूँ। और ये जो चैप्टर 42वां है, इसमें हम 239 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 239। 239वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? आपको ज्योग्राफी के बेस पर चलना है। हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे कि जो पृथ्वी है उसकी आकृति एक अंडे के समान है, एक नारंगी के समान है, लेकिन हम ज्योग्राफी के बेस पर पढ़ेंगे। देखो, जो पृथ्वी की आकृति है वो एक जियोड के समान है। किसके समान है? जियोड के समान है। और इस जियोड को हिंदी में बोला जाता है लगभग गोलाव। क्या बोलते हैं? लगभग गोलाव। जियोड को हिंदी में लगभग गोलाव बोलते हैं। और इसका जो इंग्लिश है वो है ओब्लेट सेफिओइड। सेफिओइड ये है ओब्लेट सेफिओइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लगभग गोलाव और जियोड। तीनों बातें एक हैं। क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? एक जियोड के समान है, और जिसको हम हिंदी में लगभग गोलाव बोलते हैं या ओब्लेट सेफिओइड बोलते हैं। अब ये जियोड क्या होता है? जियोड के आकार की क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास, जो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास है वो है 12,757 किलोमीटर, जिसको 7927 मील भी बोल सकते हैं। और जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर, जिसको हम 7900 मील भी बोलते हैं। ये पृथ्वी के आकार जियोड के समान है, उसका कारण है, इन 2 लाइनों से आप समझ के होंगे। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड के समान है, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल है नहीं ऐसे, लेकिन मैं बोल सकता हूँ क्योंकि जो पृथ्वी है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो ऊपर उठी हुई है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है
वहां पर नीचे 10वीं है। क्या है? नीचे 10वीं है। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पर पृथ्वी ऊपर उठी हुई है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर पृथ्वी नीचे धसी हुई है। इस कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनका जो विषुवत रेखीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र व्यास है वो 12,757 किलोमीटर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में कितना अंतर है। आपको ये अंतर भी याद रखना है। तो पृथ्वी के ध्रुवीय एवं विषुवत रेखीय व्यास में अंतर, तो वो कितना है? वो अंतर है, आप इसमें से इसको लेस कर लो, 12,700 रटना नहीं है इसको, 12,757 लेस 12,714, 3 4 कितना है? 43 किलोमीटर। और यदि इसी को वो मील में पूछे तो मील कितना है? 7927 लेस 7900, 7927 लेस 7900 कितना बचता है? 27 मील। ये तो पृथ्वी के ध्रुवीय और विषुवत रेखीय व्यास में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का या 27 मील का है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर विषुवत रेखीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में ऊपर क्यों उठा हुआ है? उसका तो कोई कारण होगा। तो उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, तीव्र गति से घूर्णन करना। तो इसको साफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। पृथ्वी का विषुवत रेखीय क्षेत्र में ऊपर में उभरे हुए होने का कारण, उभरे हुए होने का कारण, वो कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूर्णन करना। ये एक छोटा सा पॉइंट है कि पृथ्वी अपने ध्रुवीय विषुवतीय क्षेत्र में ऊपर उठी हुई है, उभरी हुई है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूर्णन करना। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर हुए आपके। इसके अलावा हम और भी कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब देखो, वैसे मैंने ब्रह्मांड का जो टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पर इसको अच्छी तरीके से क्लियरली समझा दिया है। उपसौर क्या होते हैं, अपसौर क्या होता है, तो उपसौर किस दिन होता है, अपसौर किस दिन होता है, तो इनको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट जेआरएफ के पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, इन पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ। देखो बिल्कुल
देखो ये पॉइंट क्या था, पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस से रिलेटेड था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखो होता क्या है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ, जैसे यहाँ पर क्या है, सूर्य है, और पृथ्वी इसके इस तरीके से चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? इस तरीके से चक्कर लगाती है। ये है सूर्य। तो जब पृथ्वी यहाँ पर आती है क्या हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाती है, और जब पृथ्वी यहाँ जाती है तो क्या होता है, डिस्टेंस अधिक हो जाएगी। बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, पृथ्वी इस तरीके से राउंड लगाती है। अब एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। ये है पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस, एवरेज दूरी मतलब औसत दूरी। औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है ये कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम माध्य दूरी बोलते हैं। माध्य दूरी ये कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। देखो औसत दूरी को ही माध्य दूरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औसत दूरी को ही हम माध्य दूरी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको अलग अलग इकाइयों में भी पूछ लेते हैं, जैसे ये करोड़ किलोमीटर में है। इसके अलावा कई बार जो एग्जामिनर है वो एग्जाम को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करता है, इसको अलग अलग इकाइयों में पूछ लेता है। इसको हम बोल सकते हैं 150 मिलियन 149.8 मिलियन करोड़ किलोमीटर। इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। बात एक ही है, 14.98 करोड़ किलोमीटर या 149.8 मिलियन करोड़ किलोमीटर। इसको हम समथिंग समथिंग लिखते हैं 150 मिलियन किलोमीटर। क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पर करोड़ नहीं आएगा, मिलियन में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। तो ये क्या है? 149.8 मिलियन किलोमीटर, जिसको हम 150 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हैं समथिंग। तो ये तो क्या थी? औसत दूरी, माध्य दूरी, औसत दूरी बिल्कुल एक ही होते हैं, जो कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर। अब मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था यहाँ पर। क्या बनाया था? एक डायग्राम बनाया था, बिल्कुल इस तरीके से कुछ था, ऐसे था, और यहाँ पे क्या था? ये सूर्य था। ये क्या है? सूर्य आपका, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी क्या है? इस तरीके से राउंड लगा रही है। पृथ्वी की एक स्थिति तो यहाँ भी होगी और एक स्थिति यहाँ भी होगी, क्योंकि जो पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी है वो या तो यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी। जब इसको सेंटर माना जाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। अब यदि बात की जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी, तो वो या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पृथ्वी या सभी ग्रह जिस अक्ष पर घूर्णन करते हैं वो क्या होता है? बिल्कुल इसी तरीके का होता है, बिल्कुल गोला नहीं होता। वो क्या होता है? बिल्कुल गोला नहीं होता, बिल्कुल इसी तरीके का एक पथ होता है जिसके ऊपर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी एक ऐसे ग्रह पर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा भी बिल्कुल इसी तरीके के एक अक्ष पर चक्कर लगा रहा है। तो इस वजह से अधिकतम और न्यूनतम दूरियां हैं। अब हम बात करते हैं ये जो अधिकतम दूरी है वो कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, बिल्कुल सही। और जो ये न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये दो पॉइंट है। जो अधिकतम दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर और जो न्यूनतम दूरी है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब बात आती है
जब हमारी जो एवरेज डिस्टेंस थी उसको हमने औसत दूरी बोल दिया या माध्य दूरी बोल दिया, तो इसका भी कुछ नाम तो होगा। तो इसका नाम है, जो अधिकतम दूरी की स्थिति होती है उसको बोलते हैं हम अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर। और जो मिनिमम दूरी की डिस्टेंस है 14.70 किलोमीटर, उसको हम बोलते हैं उपसौर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होती है, अपसौर में अधिक हो जाती है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अपसौर उपसौर हम कैसे याद करें। देखो दोनों शब्दों को याद करो, इस फॉर्मेट को भूल जाओ। एक शब्द आपके पास उपसौर है, दूसरा आपके पास अपसौर है। फीलिंग लो, उप अप, इन दोनों शब्दों को लो, अप उप। और एक शब्द लिखो आप, आपके पास तीन शब्द हैं, एक है अप, दूसरा है उप। अप है अपसौर का, उप है उपसौर का, और आपके पास एक शब्द है ऊपर। क्या है? ऊपर। अब इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द है जो ऊपर शब्द से मिलता जुलता हुआ है? वो है ऊपर। जो ऊपर उप शब्द है वो ऊपर से ज्यादा मिलता हुआ है। तो जब उपसौर की स्थिति होती है तो उसमें पृथ्वी क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। क्या होता है? पृथ्वी ऊपर उठ जाती है उपसौर की स्थिति में। और अपसौर की स्थिति बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होगी कि पृथ्वी नीचे चली जाती है। यहाँ पर पृथ्वी नीचे चली गई, ज़्यादा डिस्टेंस हुई, यहाँ पर पृथ्वी ऊपर आ गई तो कम डिस्टेंस हुई। ये एक याद करने का तरीका था, बिल्कुल सिंपल सा है। बहुत से कैंडिडेट वैसे याद कर लेंगे, लेकिन मैं कंफ्यूज था इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया था। अब होता क्या है, अब ये उपसौर अपसौर की स्थिति कब होती है? देखो जो अपसौर की स्थिति है वो तो 4 जुलाई को होती है, और जो उपसौर की स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो अपसौर होता है वो 3 जनवरी को होता है, और जो उपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है। उपसौर हो रहा है 4 जुलाई को, सॉरी हाँ, अपसौर हो रहा है 4 जुलाई को और उपसौर हो रहा है 3 जनवरी को। दोबारा से नोट कर लेना, उपसौर 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 कब होता है? 3 जनवरी को। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। ये 2 डेट हैं जिनको आप याद कर लेना। उपसौर में क्या होता है? अधिकतम डिस्टेंस, न्यूनतम डिस्टेंस होती है न्यूनतम, और अपसौर में क्या होती है? अधिकतम डिस्टेंस होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब पृथ्वी ऊपर उठ जाती है क्या होता है? जब पृथ्वी ऊपर उठ जाती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, जिसको हम उपसौर बोल रहे हैं। वो 3 जनवरी को आता है कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट जाएगी तो गर्मी होनी चाहिए, धूप ज़्यादा लगनी चाहिए, गर्मी ज़्यादा लगनी चाहिए। पर यहाँ तो अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर तो 3 जनवरी को बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाती है, जब ठंड होनी चाहिए तब यहाँ पर गर्मी हो रही है। ये क्या सिस्टम है कि जब पृथ्वी सूर्य के पास में जा रही है तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर्दी हो रही है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही है ठंड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ गर्मी हो रही है। देखो जब हम तापमान का टॉपिक पढ़ेंगे, सूर्यताप का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँगा। देखो जो प्रकाश आने में या तापमान बढ़ने में एक सूर्य और पृथ्वी का आपस में निकट में आना ही एक फैक्टर नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें काम करते हैं। जो हम क्या है, हम दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, हम लोग सॉरी उत्तरी गोलार्ध में, जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा क्षेत्र में है, और उसके साउथ में दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो 3 जनवरी को क्या होता है, सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, जबकि 4 जुलाई को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में।
कि जो जुलाई का महीना होता है उसमें सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, कर्क रेखीय क्षेत्र में आ जाता है, जबकि जो 3 जनवरी का क्षेत्र होता है जिसको हम उपसौर बोल रहे हैं वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये जो डाउट्स हैं वो आपके मैं क्लियर करूँगा नेक्स्ट टॉपिक में जब हम सूर्यताप और तापमान पढ़ाएंगे आपको। तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 240वां क्वेश्चन। देखो मैं जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में बहुत सारी बार पूछे जा चुके हैं। क्या किए जा चुके हैं? एग्जाम्स में बहुत सारी बार पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो 240वां क्वेश्चन है, बिल्कुल समझने लायक नहीं है, आपको याद भी कर सकते हो, बाकी समझ लो तो सबसे बेस्ट है। घाटियों का ऊर्ध्वाधर कटाव, घाटियों का ऊर्ध्वाधर कटाव कौन सी अवस्था में होता है? युवावस्था में होता है। उसके बाद है अधिकतम उच्चावच, अधिकतम उच्चावच कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? युवावस्था के अंत में। कि युवावस्था के अंत में अधिकतम उच्चावच पाए जाते हैं। घाटियों का ऊर्ध्वाधर कटाव, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है घाटियों का खड़ा कटाव, ये कब होता है? युवावस्था में होता है। एक मैं अपने से एग्जाम लास्ट में समझाऊंगा, मैं आपको एग्जाम्पल देखिए, हम 2 जगह कंफ्यूज होते हैं, वो आपके मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। घाटियों का पार्श्व कटाव ये कब होता है? व्यस्त अवस्था। कौन सी अवस्था? व्यस्त अवस्था, जिसको हम प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं। और इसके बाद एक पॉइंट है, हर दूर अवशिष्ट पहाड़ियाँ, ये क्या है? वृद्धावस्था में। क्या है? वृद्धावस्था में। ये बहुत सिंपल सा बात है, वैसे तो आप समझ गए होंगे। मैं अपने से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। होता क्या है कि जब नदी स्टार्टिंग में, सपोज जाए कोई नदी यहाँ से बहना स्टार्ट हो रही है और वो ऐसे बहते बहते यहाँ पर आ रही है, बिल्कुल इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर कोई समुद्र है और नदी इस तरीके से हो जाती है, लास्ट में जाके बिल्कुल इस तरीके से हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है? नदी का उद्गम स्तर होता है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। स्पीड क्या है? बहुत तेज है, स्पीड हाई है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है? स्पीड लो हो जाती है। आज आपकी एज 18 साल है, आप हर काम कर सकते हो, किसी को पीट भी सकते हो, आप कितना भी डिफिकल्ट काम कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी एज कितनी हो? 80 साल हो, क्या आप उस एज में वो काम कर सकते हो जो काम आप अपनी 18 साल की एज में कर सकते थे, 21 साल की एज में कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। आज हम बहुत डिफिकल्ट काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पसीने बहा सकते हैं, बहुत गहरे खड्डे खोद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 80 साल की एज में हम वो सभी काम नहीं कर सकते जो काम हम अपनी स्टार्टिंग की एज में कर सकते थे, क्योंकि अब हमें क्या है? जोश है। बिल्कुल सेम क्या होता है? नदियों में होता है। नदियाँ क्या करती हैं? स्टार्टिंग में रहती हैं, इनमें जोश रहता है, और ये जोश में क्या करती हैं? बहुत स्पीड से बहती हैं। और जब स्पीड से बहती हैं तो ये अपना क्या करती हैं? अपनी जो घाटी है उसको गहराई में काटती हुई चलती है। जोश रहता है, घाटी को गहरी करती हुई जाती हैं। ये क्या करती हैं? गहरी करती हुई जाती हैं। धीरे 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 एज बढ़ती जाती है नदियों की, जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से नदियों की अवस्था बढ़ती जाती है और लास्ट में पहुंच जाती है वृद्धावस्था में। जब नदी लकड़ी लेके चलती है, बिल्कुल चारों तरफ फैलती हुई, अपना एक नॉर्मल तरीके से धरातल के ऊपर ही बहती है वो।
तो लास्ट में उसकी ये कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल बुढ़ी हो जाती है नदी, और उसमें वो क्या करती है, किसी भी स्थलाकृति को नहीं काटती है, जो जहाँ पड़ा हुआ है उसको वहीं छोड़ दिया, और अपने साथ जो भी अवसाद लेके आई थी उसको भी वो वहीं छोड़ देती है कि लो बेटा तुम पकड़ो इसको, हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल सेम होता है। जैसे हमारी एज में क्या होता है, अब हम सब काम कर सकते हैं, बहुत जुनून है हमें, लेकिन हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे और हमारी एज 80 साल हो जाएगी, उसमें क्या करेंगे, हम एक लकड़ी लेंगे, उसके सहारे चलेंगे, फिर रास्ते में कोई 20 किलो का पत्थर आएगा तो उसको हम उठाएंगे नहीं, हम उस पत्थर से साइड से निकल जाएंगे। ऐसा होता है। आज आपकी एज 18 साल है, आपके रास्ते में कोई 40 किलो का पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसको उठाओगे, साइड में रखोगे और फिर आगे बढ़ोगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप 80 साल की एज में पहुंचोगे तो क्या करोगे, यदि 80 साल की एज में आपके रास्ते में 5 किलो का पत्थर आता है, 20 किलो का पत्थर आता है, उस पत्थर को आप वहीं छोड़ोगे और आप क्या करोगे, साइड से निकलने की कोशिश करोगे और साइड से निकल के चले जाओगे। बिल्कुल सेम होता है। जो नदियाँ होती हैं वो अपनी युवावस्थाओं में क्या करती हैं, घाटी को गहरी करती हैं। क्या करती हैं, घाटी को गहरी करती हैं। फिर उसके बाद आता है युवावस्था का अंत। इसमें क्या होता है, बहुत सारे उच्चावच दिखते हैं। फिर आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है वयस्क अवस्था, बीच की अवस्था। उसमें घाटियाँ क्या करती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, अपनी घाटी को तो गहरा करती हैं, लेकिन उसकी तुलना में वो घाटियों को चौड़ा ज़्यादा करती हैं। क्या करती हैं, घाटियों को चौड़ा ज़्यादा करने लग जाती हैं। और जब लास्ट में वृद्धावस्था पहुँचती है तो उसमें क्या करती हैं, वो अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं उसको भी छोड़ देती हैं और बिल्कुल उसी कंडीशन में चलती हैं। कोई बीच में पत्थर आ गया तो उसके साइड से निकल जाती हैं। तो जब होता क्या है, युवावस्था में घाटी को गहरा करती हैं, युवावस्था के अंत में अधिकतम उच्चावच दिखते हैं, वयस्क अवस्था या प्रौढ़ावस्था में घाटी को चौड़ा करती है, और वृद्धावस्था में क्या होता है, बहुत सारी अवशिष्ट पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन होती है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं नदियों की लंबवत परिच्छेदिका। नदियों की लंबवत परिच्छेदिका का सोपानवत होना, परिचायक है। कि नदियों की लंबवत परिच्छेदिका का सोपानवत होना परिच्छादक है, परिचायक है। किसका, आपको आंसर बताना है, वो है युवावस्था का। इसका युवावस्था का है। उसके बाद नदियाँ अपनी युवावस्था में क्या क्या काम करती हैं, नदियाँ अपनी युवावस्था निम्न काम करती हैं। जो नदियां हैं वो अपनी युवावस्था में निम्न काम करती हैं। पहला काम होता है घाटियों को गहरा करती हैं। दूसरा, घाटियों के पास जिनको हम किनारे बोलते हैं, बिल्कुल जो नदियों की जो पार्श्व होते हैं जिनको हम ढाल बोलते हैं या किनारे बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उन्नोत्तर होते हैं। क्या होते हैं, उन्नोत्तर होते हैं। उन्नोत्तर का मतलब होता है बिल्कुल खड़े होते हैं। युवावस्था में जो नदी की घाटी होती है वो बिल्कुल इस तरीके से होती है, बिल्कुल खड़ी। और वयस्क अवस्था में कैसी हो जाती है, वो इस तरीके की हो जाती है। और प्रौढ़ावस्था में कैसे हो जाती है, वो बिल्कुल इस तरीके से फैल जाती है। ये है युवावस्था जिसमें घाटियाँ बिल्कुल खड़ी हैं। ये है प्रौढ़ावस्था जिसमें घाटियाँ चौड़ी हो गई हैं। और ये है वृद्धावस्था जिसमें कौन सी है, ये है वृद्धावस्था। ये है वृद्धावस्था। इसमें क्या है, जो घाटियाँ हैं वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती हैं और नदियाँ बिल्कुल मैदान के ऊपर बहती हुई चलती हैं। बिल्कुल इस तरीके से बहती हुई जाएंगी नदियाँ। तो ये कौन सी है, ये है वृद्धावस्था। घाटियाँ गहरी हो रही हैं युवावस्था में, घाटियाँ चौड़ी हो रही हैं प्रौढ़ावस्था में, मैदान के ऊपर या दरातल के भाग के ऊपर बह रही हैं कौन सी अवस्था में, वृद्धावस्था में।
तो घाटियां पार्श्व या किनारे उत्तर होते हैं। जीव अवस्था में घाटियों के ढाल तीव्र होते हैं। इस अवस्था में घाटियों का ढाल तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र होता है। इस अवस्था में जो घाटियों का ढाल होता है वो बिल्कुल तीव्र होता है, जिसको हम खड़ा ढाल भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम श्रेणीकरण बोलते हैं। श्रेणीकरण समझ लो क्या होता है श्रेणीकरण, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। श्रेणीकरण में क्या होता है कि बाह्य शक्तियों के द्वारा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न विभिन्न असमानताओं को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ कि जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की असमानताओं को बाह्य शक्तियों के द्वारा बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम श्रेणीकरण बोलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न असमानताओं को बाह्य शक्तियों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसे ही हम श्रेणीकरण कहते हैं। अब दो पॉइंट आ रहे हैं कि बाह्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और आंतरिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और पटल विरूपण। ये क्या है? ज्वालामुखी है, पटल विरूपण है और भूकंप है। ये आंतरिक शक्तियाँ। बाह्य शक्तियाँ पवन है, नदी है, हिमालय है, परिहिमालय है, सागरीय तरंग, ये हैं बाह्य शक्तियाँ। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए मन किया कि मैं इसको भी सॉल्व करवा दूँ आपको। 241 क्वेश्चन। मोनेडनॉक क्या होता है बताओ? बहुत सारी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मिलान करके 4 शब्द दे देता है और आपस में मिलान करवाता है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। मोनेडनॉक क्या होता है? आसपास के मैदान से विशिष्ट ऊंची उठी हुई आसपास के मैदान से ऊंचे उठे हुए धरातल को क्या कहते हैं? मोनेडनॉक कहते हैं। कि आसपास के मैदान से ऊंचे उठे हुए धरातल को मोनेडनॉक कहते हैं। जैसे ये कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई चट्टान बिल्कुल इस तरीके से ऊपर उठी हुई है या फिर इस तरीके से ऊपर उठी हुई है, तो ये क्या है? मोनेडनॉक है। क्या है? मोनेडनॉक है। ये भी एक मोनेडनॉक है, ये भी मोनेडनॉक है। तो ये सभी क्या है? मोनेडनॉक है कि आपके अपने आसपास के मैदान से, जैसे ये इसका आसपास का मैदान है, इससे ऊपर उठी हुई धरातल को ही मोनेडनॉक कहते हैं।
बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है पेडिमेंट। देखो पेडिमेंट को मैं वैसे समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से, डिटेल से। पेडिमेंट के उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जिनको भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन समझा देता हूँ यहाँ पर भी। मरुस्थलों में पर्वत श्रेणी या क्लिफ। मरुस्थलों में पर्वत श्रेणी या क्लिफ के चतुर्दिक चट्टानी धरातल। क्या है? पेडिमेंट है कि मरुस्थलों में पर्वत श्रेणियों या क्लिफ के चतुर्दिक चट्टानी धरातल को पेडिमेंट बोलते हैं। इसके अलावा एक और कीवर्ड है मैटरहॉर्न। क्या है मैटरहॉर्न? सबसे पहले आपने पढ़ लिया होगा कि मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में मैटरहॉर्न बहुत ही प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैटरहॉर्न कहाँ पाया जाता है, तो वो है स्विट्जरलैंड में। लिख लेना, याद ध्यान नहीं है तो। जो मैटरहॉर्न है वो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ये क्या होता है? हिमानीकृत नुकीले तीक्ष्ण कटक होते हैं। क्या होते हैं? हिमानीकृत नुकीले तीक्ष्ण कटक को मैटरहॉर्न कहते हैं। जैसे बिल्कुल इस तरीके से, लेकिन ये क्या होता है? बर्फ से होता है। बर्फ का क्या होता है? ये बर्फ का बना हुआ होता है, बिल्कुल इस तरीके का, बिल्कुल तीक्ष्ण और नुकीला होता है। इसको हम मैटरहॉर्न बोलते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड में फेमस रूप से पाया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रतिसर्पण तल। क्या है? प्रतिसर्पण तल। प्रतिसर्पण तल क्या होता है? वक्राकार मोड़ के भीतर, वक्राकार मोड़ के भीतर भीतरी भाग में जलोदकों का जमाव। प्रतिसर्पण तल होता है कि वक्राकार मोड़ के भीतरी भाग में जलोदकों का जमाव क्या होता है? प्रतिसर्पण तल होता है। बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कोई नदी ऐसे बह रही है, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे बह रही है। अब इसका जो वक्राकार मोड़ है, ये वाला एक क्या है? वक्राकार मोड़ है। और इसके भीतरी भाग में, इस वाले भाग में यदि जलोदक जमा हो जाते हैं, क्या होते हैं? जलोदक जमा हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिसर्पण तल बोलते हैं। जो ये जलोदक जमा हुए हैं इस क्षेत्र में, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिसर्पण तल बोलेंगे। तो आज के हमारे ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ये क्वेश्चन हमारा क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करवाएंगे। ये आपका डिटेल से बहुत पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ रहे होंगे आप, लेकिन रिवीजन करने के लिए हमें बिल्कुल इस तरीके का कुछ चाहिए जिसमें हम एक पॉइंट से और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को जान सकें। तो इसलिए मैं इस तरीके की वीडियो आपको सोल्व करवाता हूँ। आपके दो बेनिफिट हैं, ये सारे पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, यहाँ की कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में बहुत सी बार पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन। नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी बहुत सी बार पूछे हुए हैं। तो यहाँ से आपको दो बेनिफिट मिल रहे हैं, आपका रिवीजन हो रहा है, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिल रहे हैं, और इम्पोर्टेंट पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करो। इसके अलावा यदि आप इन सभी की PDF चाहते हो कि हमें इनकी PDF मिले, तो आप PDF भी ले सकते हो। मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 7891 350470। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके और PDF ले सकते हो। तो थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।